3 सरकारी 2 प्राइवेट जॉब करने वाली बहू। शहर में रहने वाली जमुना देवी की 5 बहुएं थी, जहां उसकी 3 बहू सरकारी मुलाजिम थीं, जैसे कि योगिता वकील, दिव्या डॉक्टर और पीहू पुलिस थी। वहीं बची हुई 2 बहू प्रियांशी और अवनी जोमैटो फूड डिलीवरी जैसी प्राइवेट जॉब करती थी। शाम के 5 बज रहे थे। जमुना हॉल में बैठी हुई पॉपकॉर्न के मजे लूट रही थी। तभी अवनी और प्रियांशी घर में दस्तक देती हैं। अरे क्या बात है, आज ये 2 हंसों का जोड़ा 5 बजे ही घर कैसे पधार पड़ा। कहीं प्राइवेट नौकरी से हाथ तो नहीं धो बैठी। इसी बहाने मेरे मन की मुराद तो पूरी होगी। सचमुच सासू माँ, आपको समझाना हमारी सोच से परे है। अरे सोसाइटी में रहने वाली सभी सास अपनी कामकाजी बहुओं की बड़ाई करते नहीं थकती। पता नहीं क्यों आपको मेरा और प्रियांशी का जॉब करना खलता है। क्योंकि तुम्हारी इस टुच्ची सी जोमैटो की जॉब के चलते जमुना देवी की जगहसाई होती है। अरे तरह तरह की बातें बनती हैं। कहाँ 3 बहू सरकारी मुलाजिम है और तुम दोनों प्राइवेट जॉब कर रही हो, वो भी जोमैटो फूड डिलीवरी में। तनिक भी शोभा नहीं देता है। अरे शर्मिंदगी महसूस नहीं होती क्या? माँ जी, इसमें शर्मिंदगी कैसी? आप बेहतर जानती हैं कि हम दोनों बहू 12वीं पास हैं। ऐसे में सरकारी नौकरी की सोच कैसे साकार हो सकती है? बस बस, ज्यादा बड़बोली बहू बनने की जरूरत नहीं है। इससे पहले कि मेरी तीनों बहुएं घर में आए, जाओ जाकर रात के खाने की तैयारी करो दोनों। जी माँ जी। ये पहली दफा ना था जब जमुना ने अपनी प्राइवेट नौकरी करने वाली दोनों बहू को बेवजह खरी खोटी सुनाई हो। जब तक जमुना अपनी 5 बहू की सरकारी और प्राइवेट नौकरी के बीच भेदभाव ना करे, उसके पेट का पानी कहाँ पचने वाला था। कुछ ही देर के बाद उसकी तीनों सरकारी नौकरी वाली बहू घर आती हैं। अरे आ गई मेरी तीनों बहू रानियों। अवनी, प्रियांशी, जल्दी से पानी लाओ मेरी तीनों बहुओं के लिए। फिर अवनी तीनों के लिए पानी लेकर आती है। ये लीजिए जेठानी जी पानी। शुक्रिया अवनी, हम तीनों तो बस आ ही रही थी, तुमने क्यों तकलीफ की। एक तो वैसे ही सारा दिन भाग दौड़ करके थक जाती हो। हाँ देखो ना योगिता, अवनी का चेहरा थकान से कैसे मुरझा गया है। बोलो भला, रे प्राइवेट नौकरी में ऐसा भी कौन सा पहाड़ तोड़ना पड़ता है। इन दोनों महारथियों को बस पका पकाया खाना ही तो घर घर पहुंचाना होता है। मेहनत की मार तो तुम तीनों झेलती हो। योगिता बहू, तेरी जॉब तो जुबान से जुड़ी है। वकील जो ठहरी, सारा दिन एक सांस पर मसले सुलझाती है। और दिव्या बहू भी बेचारी सारा दिन मरीजों के बीच जूझती है। और बेचारी पीहू बहू को पुलिस होने के चलते सारा दिन मौसम और मेहनत की मार झेलकर शहर के सड़क पर भाग दौड़ करना पड़ता है। माँ जी, नौकरी सरकारी हो या प्राइवेट, मेहनत दोनों में बराबर है। अगर अनुमान आका जाए तो प्रियांशी और अवनी हम तीनों से अधिक समय काम करती हैं। मैं और दिव्या तो एयर कंडीशन में रहकर काम करती हैं, मगर ये बेचारी पीहू की तरह सारा दिन धूल भरी सड़क पर घूमती है। प्रदूषण और मौसम की मार ये भी झेलती हैं, और बावजूद उसके घर आकर कभी अपने प्राइवेट जॉब में आने वाली दिक्कत आपके सामने जाहिर नहीं करती। बस बस बहू, मुझे पता है कि तू वकील है। तुझसे बातों में जीतना मुझ बुढ़िया के बस की नहीं। ऐसा बोलकर जमुना बहुओं के बीच से चली जाती है और अपने कमरे में आकर हाथ मलते हुए कहती है, पता नहीं इन दोनों ने मेरी सरकारी नौकरी वाली बहू को कौन सी पट्टी पढ़ाई है, जो उनके लिए ये एक शब्द ही नहीं सुनती। जहाँ इन्हें अपनी सरकारी के जॉब का धौंस जमाना चाहिए, ये तीनों तो प्रियांशी और अपनी बहू के 2 कौड़ी के प्राइवेट जॉब की बड़ाई करते नहीं थकती। अरे मैंने इन 5 में बीच बसे सम्मति को समाप्त नहीं किया तो मैं भी जमुना नहीं। समय गुजरता है। पांव फटते ही 5 बहू अपने काम पर निकल जाती हैं। अच्छा माँ जी, हम तीनों चलते हैं। हाँ जाओ मेरी तीनों बहू रानी, भगवान तुम तीनों को जल्दी से प्रमोशन दे ताकि मेरी बहू बढ़ चढ़कर तरक्की करे। शुक्रिया माँ जी। माँ जी, सारा काम निपटा दिया है, मैं और अवनी भी निकलते हैं। काम गिनवा कर दिखा दिया ना, गरीबों वाली जात। मेरी ही मती मारी गई थी जो तुम दोनों बला को बहू बना लाई। बरसों का सपना था मेरा कि मेरी 5 बहू सरकारी सर्विस वाली हो, मगर तुम दोनों को ये 2 कौड़ी की प्राइवेट की नौकरी देकर मुझे अपनी पसंद पर पछतावा होता है। प्राइवेट नौकरी लेकर सास के मुंह से निकले कड़वे शब्द बेचारी दोनों बहू के मन को भीतर तक भेद देते हैं। माँ जी, कभी तो आप मीठे मुंह बात किया कीजिए। ऐसा कोई दिन खाली नहीं जाता जब आप हमारी प्राइवेट जॉब को लेकर हम बहुओं को ताने बाने ना सुनाए।
बेशरम बेगैरत, अरे अपनी सास से ऐसे बात करते तुझे शर्म नहीं आई? जब से इस प्राइवेट नौकरी में तुम्हारे पाँव क्या पड़े हैं, तेवर ही बदल गए। मेरी सरकारी नौकरी वाली तीनों बहू तुमसे 4 गुना ज्यादा कमाती हैं और तुम 4 पैसे क्या कमाने लगी हो मुझे जवाब देती हो? जमुना की बेतुकी बातों को नजरअंदाज करके दोनों बहू काम पर चली जाती हैं। वक्त बीतता है, समय के साथ संडे का दिन दस्तक देता है। पांचों बहू रसोई घर में काम कर ही रही होती हैं, तभी जमुना वहां आती है। अरे पीहू, दिव्या, योगिता, इतवार के दिन भी इतनी जल्दी उठने की क्या आन पड़ी थी तुम्हें? आज के दिन तो देर सवेर उठती ताकि शरीर को आराम मिल जाए, और इन जोमेटो वाली बहुओं के होते तुम क्यों रसोई में जुटी हो? क्योंकि माँ जी, मिल बांट कर काम करने में अपना ही मजा है। एक इतवार के दिन ही तो ऐसा होता है जब हम पांचों बहू एकजुट होती हैं। जेठानी जी, मुझे और अवनी को जोमेटो में आज संडे भी ड्यूटी देनी है। वो दरअसल डिलीवरी बॉय छुट्टी पर है। इसमें दिल छोटा करने की क्या बात है प्रियांशी, जॉब भी जरूरी है, तुम जाओ। फिर दोनों बहू अपने जॉब पर निकल जाती हैं, जिसके तुरंत बाद जमुना कहती है, देख लिया तुम तीनों ने, जिनकी बड़ाई करते तुम तीनों की जुबान नहीं थकती है, वही काम से बचने के लिए निकट्टू बनकर जॉब का बहाना बनाकर रवाना हो गई मस्ती करने। जमुना की किसी भी फूट भरी बातों का तीनों बहुएं कोई जवाब नहीं देती। समय बीतता है। एक सुबह, बहू, कभी अपनी बूढ़ी सास को भी समय दे दिया करो। सारा दिन तुम तीनों सरकारी दफ्तर में रहती हो और आने के बाद अपने कमरे में रहती हो। माँ जी, आजकल मैं एक इम्पोर्टेंट केस में उलझी हूँ। हाँ माँ जी, मुझे भी कल से अगले 1 सप्ताह तक अस्पताल में ही रहना है। सीनियर्स का स्ट्रिक्ट ऑर्डर है। पीहू बहू, तू तो अपनी सास के संग कुछ समय बैठ जा। फिर कभी माँ जी, मुझे एक स्टिंग ऑपरेशन के लिए निकलना है। जमुना की तीनों सरकारी सर्विस वाली बहू चली जाती हैं, तभी उसकी दोनों प्राइवेट जॉब वाली बहू उसके पास आकर कहती हैं, माँ जी, क्या किसी ने आपको बताया है कि जब आप मुंह लटकाती हैं तो आप एकदम गोलगप्पू लगती हैं? माँ जी, आज से हमारा सारा वक्त आपका है। ये सुनकर जमुना की आंखों से आंसू छलक जाते हैं। ये क्या माँ जी, आप रो रही हैं? हमें आपकी नम आंखें बिल्कुल भी पसंद नहीं। बह जाने दे इन आंसू को बहू। प्राइवेट जॉब के पीछे मैंने तुम्हें कितनी बुरी बातें सुनाई, बावजूद इसके मेरे अकेलेपन में तुम मेरे संग हो, और मेरी सरकारी सर्विस वाली तीनों बहू मुझ बुढ़िया को तन्हा छोड़ गई। किसने कहा कि हम चली गई? आवाज भाप कर जैसे ही जमुना पीछे पलटती है तो देखती है वहां उसकी तीनों बहुएं खड़ी हैं। तुम तीनों तो, माफ करना माँ जी, मगर वो हम तीनों की प्लानिंग थी। मगर माँ जी, वो सरकारी नौकरी का कड़वा सच भी था। माँ जी, बेशक हम पांचों बहुओं का पेशा एक दूसरे से अलग है, मगर दिल एक है। माँ जी, वर्ल्ड की पॉपुलेशन जिस हिसाब से हर दिन बढ़ रही है, ऐसे में से 10 में से किसी एक को ही सरकारी नौकरी मिल रही है। अधिकतर लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं। बहू, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम पांचों की नौकरी में इतना फर्क किया और तुम लोगों को इतना भड़काया भी एक दूसरे के खिलाफ। फिर भी तुम आज एक दूसरे के साथ खड़ी हो। मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे माफ कर देना और हमेशा ऐसे ही एक साथ खड़ी रहना, कभी किसी के भड़काने में मत आना। आज से मेरी पांचों बहू इस बूढ़ी सास के गर्व का गढ़ हो। इस तरह पांचों बहुओं के बीच बसी आपसी सम्मति से आखिरकार सरकारी और प्राइवेट नौकरी के प्रति बनी जमुना देवी के नजरिए को बेहतर बदलाव दे जाती है। सोलरपुर के एक छोटे से गांव में एक रेशमा नाम की औरत रहती थी। वो अपने बेटे अरुण के लिए एक लड़की ढूंढ रही थी, जिससे वो अपने बेटे की शादी करवा सके और उसके घर को एक बहू मिल जाए। एक दिन वो पंडित से कहती है, अरे पंडित जी, दिखाइए कोई अच्छी सी लड़की जिसका नैन नक्श अच्छा हो और संस्कारी हो। अरे हाँ हाँ बहन जी, ये देखो, आज मैं गांव की सबसे अच्छी और संस्कारी लड़कियों की फोटो लेकर आया हूँ आपके लिए। आपको जो अच्छी लगे आप उसे अपने बेटे के लिए पसंद कर लीजिए। रेशमा पंडित की दी हुई सारी फोटोज को बहुत अच्छे से देखती है, जिसके बाद उसे एक लड़की की फोटो बहुत पसंद आती है और वो उस फोटो को पंडित को देते हुए कहती है, अरे वाह, ये है मेरे घर की बहू बनने के लायक। अरे पंडित जी, इस लड़की के माता पिता से बात कीजिए, मुझे यही लड़की चाहिए अपने बेटे से शादी के लिए। अरे हाँ हाँ बहन जी, बहुत संस्कारी लड़की पसंद की है आपने अपने बेटे के लिए। ये लड़की तो कोहिनूर का हीरा है, बहुत अच्छी बच्ची है। आप कहो तो कल ही इसके माता पिता को आपके घर भेज दूं। अरे वाह पंडित जी, नेकी और पूछ पूछ, ऐसे नेक काम में देरी नहीं करते पंडित जी।
अगले दिन ही पंडित दोनों परिवार वालों की बात करवा देता है, जिसके बाद दोनों परिवार वालों को रिश्ते में कोई आपत्ति नहीं होती और रेशमा अपने बेटे अरुण की शादी रीना से करवा देती है। शादी के बाद रीना घर की सभी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से संभालती है, जिसकी वजह से रेशमा रीना से बहुत खुश होती है। अरे वाह बहू, तूने तो पूरे घर को बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छे से संभाल लिया है। अरे बस अब तो मैं तीर्थ यात्रा पर निकलना चाहती हूँ। अरे माँ जी, तीर्थ यात्रा पर जाने की क्या जरूरत है, घर में ही पूजा पाठ कर लिया करो। अरे हाँ बहू, तेरा ये आइडिया भी बहुत अच्छा है, लेकिन आज मैं सत्संग में जा रही हूँ। दोनों सास बहू एक दूसरे से बात कर ही रही होती हैं, तभी वहां पर रतन आ जाता है। अरे रेशमा, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई क्या? चलना नहीं है क्या तुम्हें? अरे माँ जी, ये कौन है? इन्हें पहले तो मैंने कभी नहीं देखा। अरे मैं तो अरे ये तो तुम्हारे बाबूजी के दोस्त हैं। तुम्हारे बाबूजी के जाने के बाद इन्होंने ही हमारे घर की सभी जिम्मेदारी को संभाला है। ठीक है माँ जी, लेकिन अभी आप इनके साथ कहाँ जा रही हो? अरे बहू, मैं जरा सत्संग में जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। ऐसा कहकर रेशमा रतन के साथ चली जाती है। उन दोनों को एक साथ देख रीना को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती और चुपचाप घर के कामों में लग जाती है। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है और रीना रात का खाना बनाने के बाद अपनी सास रेशमा का इंतजार कर रही होती है। अरे ये क्या, रात के 9 बज गए हैं और माँ जी अभी तक घर नहीं लौटी। तभी दरवाजे से अरुण आता है। अरुण को आए हुए देरी नहीं होती, तभी रीना तरुण से कहती है, देखिए जी, माँ जी सुबह से सत्संग गई हुई हैं, लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटी। मुझे उनकी बहुत चिंता हो रही है। आप जरा पता लगाइए, आखिर माँ जी कहाँ रह गई? अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो? माँ के सत्संग तो रात भर चलते हैं, वो तो ऐसे ही अक्सर बाहर ही रहती हैं। तभी दरवाजे से रेशमा अंदर आती है। रेशमा के बाल पूरी तरह से भीगे होते हैं, उसके बालों से पानी टपक रहा होता है, जिन्हें देखकर रीना कहती है, अरे माँ जी, आप आ गई? और आपके ये बाल इस तरह भीगे हुए क्यों हैं? आप तो सत्संग गई थी ना? अरे बहू, सत्संग में मैं इतनी डूब गई कि मैं नाचते नाचते नदी में गिर गई। लेकिन माँ जी, सत्संग का नदी से क्या मेल? नदी सत्संग में कहाँ से आ गई? अरे बहू, सत्संग ही नदी के किनारे था। अब क्या बताऊं मैं तो अपना तन मन बस सत्संग में ही छोड़ देती हूँ। ये सुनकर रीना थोड़ी आश्चर्य से अपनी सास को देखती है, जिसके बाद उसकी नजर उसकी सास के कपड़ों पर पड़ती है, जो कि पूरी तरह से सूखे होते हैं। अरे ये क्या, माँ जी के कपड़े तो पूरी तरह सूखे हैं, लेकिन ये तो नदी में गिर गई थी। रीना ये सोच ही रही होती है कि तभी अरुण कहता है, अरे रीना, बहुत तेज भूख लगी है, क्या बनाया आज तुमने खाने के लिए? देखो मुझसे तो रहा नहीं जा रहा, जल्दी से खाने की टेबल पर खाना लगाओ, मैं बस 5 मिनट में फ्रेश होकर आता हूँ। ठीक है जी, आप फ्रेश होकर आइए, तब तक मैं खाने की टेबल तैयार करती हूँ। माँ जी, आप भी जल्दी से बाल सुखा लीजिए, नहीं तो ठंड लग जाएगी आपको। कुछ ही देर में सभी लोग खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं, जिसके बाद अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, रीना सुबह उठकर अरुण के लिए नाश्ता और उसका लंच पैक कर देती है। जिसके बाद अरुण नाश्ता करके अपनी जॉब के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद रेशमा भी तैयार होकर आती है। रेशमा को देख रीना कहती है, अरे माँ जी, इतनी सुबह सुबह आप कहाँ जा रही हो? अरे बहू, आज सुबह ही सत्संग है, बस वहीं जा रही हूँ। तभी रतन भी आ जाता है। उसका ध्यान रीना पर नहीं होता और वो रेशमा को देखते ही उससे कहता है, अरे इस लाल साड़ी में तो तुम पूरी आग का शोला लग रही हो। इस साड़ी को तो उतारने में बहुत मजा आएगा। रतन जी, ये क्या बकवास कर रहे हो आप मेरी सास के बारे में? ओहो, अरे मुझे माफ कर दो, जरा मेरी जुबान फिसल गई। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि इस उम्र में कितनी मुश्किल से साड़ी पहनी जाती है। अरे बहू, कोई नहीं, कभी कभी बुड्ढों की जबान भी फिसल जाती है, और वैसे भी इनकी तो मजाक करने की आदत है, तो ध्यान मत दे। ऐसा कहकर रेशमा रतन के साथ निकल पड़ती है। ऐसे ही रोज रोज रेशमा सुबह शाम हमेशा रतन के साथ रहती है। कई दिनों से ये सब देखने के बाद एक दिन रात को रीना 10 बजे तक अपनी सास का इंतजार कर रही होती है। वो रसोई में पानी पीने जाती है, सारी घर की लाइट्स ऑफ होती हैं। तभी रात के समय रेशमा रतन के साथ वापस घर लौटती है। अरे आज तो मजा ही आ गया। हाँ, सही कहा आपने। चलो
अब मैं जाता हूँ, नहीं तो तुम्हारी बहू ने मुझे देख लिया तो बात का बतंगड़ बना देगी। रुकिए ना, अभी क्यों जा रहे हो आप? चलो मेरे कमरे में चलो। बहू और बेटा तो अपने कमरे में आराम से सो रहे होंगे, उन्हें कुछ नहीं पता चलेगा। तभी अचानक से रीना सारे घर की लाइट्स जला देती है और अपनी सास से कहती है, क्या माँ जी, क्या पता चल जाएगा? अरे सब कुछ तो मैंने अपनी आंखों से देख ही लिया, अब और क्या पता चलना बाकी है? अरे मैं आपकी इतनी इज्जत करती थी और आपने तो सारी इज्जत का गोबर बना दिया। छी, कितनी बेशरम सास है मेरी। तभी वहाँ अरुण नींद से जागकर आता है और रीना से कहता है, अरे रीना, क्या हुआ? क्यों इतनी रात में चिल्ला रही हो? अरे मैं चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? जरा देखो तो अपनी माँ की करतूतें। अरे इस उम्र में भी इन्हें जवानी चढ़ रही है। देखो जरा, शराब पी कर आई है तुम्हारी माँ। देख बहू, मुझे गलत मत समझ। तेरे बाबूजी के जाने के बाद मैं बहुत अकेली पड़ गई थी। भरी जवानी में मैं भला क्या करती, तभी मुझे इन्होंने अपना साथ दिया। हाँ हाँ, आपकी जवानी के निशान आपके गले पर पड़ी लव बाइट से ही दिख रहे हैं। अरे जिसकी माँ ऐसी हो उसका बेटा कैसा होगा? बस बहुत हुआ, मैं एक पल भी यहाँ और नहीं रुक सकती। रीना उसी समय घर छोड़कर चली जाती है। उसके जाने के बाद अरुण अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, कुछ तो शर्म करती, आपने मेरी पिछली पत्नियों की तरह इसे भी भगा दिया। ऐसा कहकर अरुण गुस्से से अपने कमरे में चला जाता है। अनाथ चुड़ैल और भूतिया बंदर का ढाबा। सलोनी एक बेचारी गरीब जवान लड़की थी जिसके माता पिता की एक हफ्ते पहले ही मौत हुई थी, जिस वजह से वह अनाथ हो गई और इधर उधर भूखी प्यासी भटकने लग गई। बेहाल रूप में सड़क पर चलते हुए वह कहती है, क्या होगा मेरा अब? कैसे रहूंगी और कब तक ऐसे भटकती रहूं? मेरा तो कोई अपना भी नहीं है शहर में जिसके घर जाकर मैं रह सकूं। सलोनी रोकर गुमसुम चलते हुए खुद से बड़बड़ा रही थी। वह न आओ देखती है न ताव सिर्फ चल रही थी। तभी एक ट्रक बड़ा सा बार बार हॉर्न बजाता है, लेकिन वह सुनती नहीं है और ट्रक वाला उसे मारकर चला जाता है। सलोनी खून में लथपथ होती है और वह अपने चुड़ैल रूप में उठकर चलने लगती है। उसे इस बात का एहसास ही नहीं होता कि वह मर चुकी है। चलते चलते वो जंगल में पहुंच गई थी। बेवड़ा था वो ट्रक वाला, अकल नाम की चीज़ नहीं है। ट्रक चलाना ही नहीं आता, मेरे ऊपर ही चढ़ा दिया था ट्रक तो। लेकिन मेरी किस्मत, मैं बच गई। लेकिन ऐसी किस्मत को क्या फ़ायदा जहाँ मैं अनाथ हो चुकी हूँ। मेरे कोई माँ बाप नहीं है। अगर मेरे माँ बाप ने शादी करा दी होती तो आज मेरे साथ कोई हमसफ़र तो होता। तभी एक भूतिया बंदर उसकी बात सुन लेता है और पेड़ के बेल से लटकते हुए उसके कदमों में एंट्री मारता है और कहता है, अरे कितनी औसम है ये, इतनी खूबसूरत, वाह वाह। ये शुक शुक, हट जा यहाँ से, बंदर कहीं का। ए सोन पापड़ी, तू बंदर किसको बोली? अब उनका नाम मजनू। मजनू, देख मैंने तेरा नाम कितना अच्छा रखा, सोन पापड़ी। इतनी खटारी सी शक्ल में भी मैंने तुझे सोन पापड़ी बोला, मतलब कि तू बहुत सुंदर है। अब उनके लिए एकदम फिट है। क्या है बे, शर्म नहीं आती तुझे भूतिया बंदर कहीं का? मेरे को तू कटारी शक्ल का कैसे बोला? हिम्मत कैसे हुई तेरी? और क्या अपुन टपुन शपुन लगा रखा है? हाँ, नहीं आती शर्म, क्योंकि जिसने की शर्म उसके फूटे करम। तो तुमने सुनी होगी, हाँ, अगर मैं भूतिया बंदर हो गया तो तू भी तो किसी चुड़ैल से कम नहीं है ना, पागल औरत। क्या बोला तूने? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी चुड़ैल बोलने की? तेरी तरह नहीं हूँ मैं जो मर के भी जी रही हूँ। तू मेरी ही तरह है जो मरकर भी चुड़ैल बनकर मेरी आंखों के आगे खड़ी है। विश्वास नहीं होता तो देख और चल मेरे साथ। मजनू बंदर उस अनाथ लावारिस चुड़ैल का हाथ पकड़कर उसे नदी किनारे ले जाता है और पानी में शक्ल दिखाता है। क्या है, और तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गया है? वो सब छोड़ो, पहले तो अपनी शक्ल पानी में देख, चुड़ैल के माफिक लग रही है। मजनू बंदर की बात सुनकर वो जैसे ही नदी के ठहरे हुए पानी में अपनी शक्ल देखती है तो अपनी चुड़ैल शक्ल देखकर वह रोते हुए कहती है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं मर कैसे सकती हूँ? मैं चुड़ैल कैसे बन गई? लगता है जब वो ट्रक आ रहा था उसी वक्त शायद मेरी मौत हो गई और फिर मैं यहाँ आ गई। ओह डार्लिंग, चिंता क्यों करती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखो मेरा भी कोई नहीं है, अपन दोनों साथ में रहेंगे। मेरा नाम मजनू और तुम मेरी लैला। देखो मैं तुम्हारे लिए गाना भी गाऊंगा जिस पर तुम नाचोगी। नाच मेरी लैला लैला, नाच मेरी लैला। मजनू की बात सुनकर चुड़ैल डांस करने लगती है। तभी बंदर बोलता है,
और विश्वास कर लो, तुम मर चुकी हो। जैसे तुम चुड़ैल हो वैसे ही मैं भूतिया बंदर हूँ। पूरे जंगल में कोई भी नहीं होगा ना, तब भी मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। 1 मिनट, तुम बोल कैसे सकते हो? बंदर तो मैंने कभी बोलते हुए नहीं देखे। वाह, इतनी देर से मुझसे बातें कर रही हो और अब पूछ रही हो। ओह मेरी क्यूट सी लैला, मैं भूतिया बंदर हूँ इसलिए मैं बोल सकता हूँ। बार बार मेरे को लैला बोलकर इरिटेट मत कर। ये कहकर चुड़ैल चली जाती है और बंदर कला मुंडी मारकर टार्जन की तरह उसके पीछे पीछे जाता है और पेड़ पर चढ़े हुए कहता है, अरे ओ मेरी लैला, जाने मान, रुको तो। तभी वो उसे पलट कर देखती है। क्या है मजनू? देखा देखा कैसे मुझे पलट कर देख रही हो? इसका मतलब तुम्हें अपना ज्यादा नाम मंजूर है, पर अब से मैं तुम्हें लैला ही बोलूंगा, मेरी लैला। सच में इस पूरे जंगल में यही बंदर है जो मेरा दिमाग चाट रहा है। हाँ कर देती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, अब बंदरों की तरह हो। चलो मत, मुझे भूख लग रही है, कुछ लेकर आओ। ओहो मेरी लैला को केला चाहिए। कितने? लाओ, इस जंगल में बहुत सारे केले हैं। लंबे लंबे नाखूनों से तुम्हें नोच दूं उससे पहले तुम मेरे लिए केले लेकर आ जाओ, वरना अंजाम जानते हो। अच्छा बाबा, लाता हूँ। कूल डाउन, कूल डाउन। तभी भूतिया बंदर पेड़ों पर उछलते कूदते हुए केले के पेड़ पर पहुंच जाता है और बहुत सारे केले लेकर चुड़ैल के पास जाता है और कहता है, ये लो जाने मन, तुम्हारे लिए मैं ये स्वादिष्ट मीठे मीठे केले लेकर आया हूँ, खा लो। केले, बहुत भूख लग रही थी, जल्दी से खा लेती हूँ। ये कहते ही अनाथ चुड़ैल एक एक करके सारे केलों को खत्म कर देती है और बड़ी हैरानी से मजनू बंदर उसे देखता है और बोलता है, अरे ये तो मेरे लिए एक भी नहीं छोड़ी, सारे खा गई, हफसन चुड़ैल कहीं की। पर छोड़ो, मेरा दिल आ गया इस पर अब। हाय दैया, बड़ी जोर की हमें भूख लगी थी, पर इससे हमारा पेट नहीं भरेगा। हमें तो रोटी सब्जी ही चाहिए। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम एक ढाबा चलाएं। उस खाने को बेचकर पैसे भी कमा लेंगे और तुम्हें तरह तरह का खाना भी मिल जाएगा और इस जंगल में रहना भी नहीं पड़ेगा। हाँ ये आइडिया अच्छा है, तो चलो हाईवे पर एक ढाबा खोल लेते हैं। तभी भूतिया बंदर और चुड़ैल मिलकर हाईवे पर एक अच्छा सा ढाबा खोल लेते हैं, जिस ढाबे का नाम था लैला मजनू का ढाबा। तभी बंदर बाहर जाकर कहता है, आइए आइए, शाही और स्वादिष्ट लबाबदार जायकेदार खाने को खाइए, इस ढाबे में आपका स्वागत है। मम्मी देखो तो, ये बंदर तो बोलता भी है, हमें इसके ढाबे में खाना खाना है। हाँ बोलता है। अच्छा जिद मत करो, चलते हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है बंदर का ढाबा। ये बोलते ही दोनों ढाबे के अंदर जाते हैं, जहाँ चुड़ैल रूप बदल कर उनसे ऑर्डर लेती है। तो बताइए आपको क्या क्या खाना चाहिए? हमारे मेन्यू में सब कुछ है। ऐसा करो, आप मटर पनीर, नान मिक्स, वेज सब्जी ले आओ। ठीक है मजनू, जल्दी जाओ और आकर खाना सर्व करो। जी मालकिन, बहुत बन रही है अपने आप को, थोड़े दिन की बात है, फिर मैं ये सब नहीं करने वाला। ये बोलकर बंदर सभी को खाना परोसता है। एक एक करके बंदर को देख ढाबे पर भीड़ लग जाती है और सब आने लगते हैं। सलोनी खाना बनाती थी तो बंदर सबको खाना परोसता था, जिससे उनका अच्छा खासा पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। तभी एक रात मजनू बंदर चुड़ैल से कहता है, अच्छा बताओ, मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ? क्यों पूछ रहे हो तुम? अरे देखो, मैं तो सरप्राइज देने वाला हूँ। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे करती हो? तुम पागल हो, आखिर एक चुड़ैल बंदर से कैसे प्यार कर सकती है? कर सकती है, बस ढाबे पर एक जना और आ जाए, उसके बाद मेरा श्राप खत्म। नहीं कर सकती। ठीक है, कल का इंतजार करो फिर। ऐसे ही दोनों ढाबे पर एक और जने को खाना खिला देते हैं। तो बंदर चुड़ैल का हाथ पकड़कर ढाबे के पीछे ले जाता है। तभी वो भूत में तब्दील हो जाता है और खुश होकर कहता है, वाह, मैं तो अपने असली रूप में आ गया। आज मैं बहुत खुश हूँ। देखा तुमने? लैला, यही सरप्राइज मैं तुम्हें देना चाहता था। अब बताओ, बंदर से प्यार नहीं कर सकती? मुझसे तो कर सकती हो। ये सब क्या है? तुम भूत कैसे बन गए मेरी तरह? दरअसल मैं तुम्हारी तरह ही मरने के बाद इस जंगल में भटक रहा था, तो एक तपस्वी बाबा का मुझसे उनका कमंडल गिर गया, जिससे उनकी तपस्या भंग हो गई और मुझे उन्होंने श्राप दे दिया। धूर्त दुष्ट भूत कहीं के, तूने मेरा ध्यान भटकाकर तपस्या को भंग किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू इस जंगल में बंदर बनकर भटकता रहेगा और वापस तभी हो पाएगा जब बंदर के रूप में तू एक ढाबे को खोलेगा और खाना खिलाएगा। तपस्वी के ये कहते ही उस श्राप से वो एक बंदर बन जाता है और इस जंगल में भटकने लगता है।
उसके बाद तुम आई और पहली नजर में मुझे पसंद आ गई, इसलिए तो मैं तुम्हारे साथ इतना फ्लर्ट कर रहा था। अब बताओ, प्यार करती हो? ये चला जाऊं छोड़कर? तभी गले लिपट कर चुड़ैल उससे कहती है, नहीं नहीं, अब तुम मुझे छोड़कर मत जाना, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। जंगल में मिली थी जब से ही, और तुम तो मेरी कैटेगरी के ही निकले। मैं चुड़ैल, तुम भूत, और हमारा प्यारा सा ढाबा। ओ मेरी प्यारी लैला। इस तरह वो दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते हैं।